हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी नव उपनिवेशवाद क्या है और इसका अर्थ क्या है। नव उपनिवेशवाद कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और नव उपनिवेशवाद किन कारणों से इसका उदय हुआ, ठीक है। जैसे कि उपनिवेशों में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ और यूरोपीय ताकतों का कमज़ोर होना, नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक मजबूरियाँ, साम्राज्यवादी ताकतों की मजबूरियाँ, विकसित राष्ट्रों की आर्थिक नीतियाँ, इन कारणों से नव उपनिवेशवाद जो है उपजा, इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो नव उपनिवेशवाद जो है ना, हम ऐसे समझ सकते हैं कि उपनिवेशवाद जो था वो डायरेक्टली जो विकसित देश थे, जो शक्तिशाली देश थे, कमज़ोर देशों पर राजनीतिक तौर पर उसका सत्ता छीन लेते थे, ठीक है। उसकी शासन व्यवस्था पर अपने राज करते थे। लेकिन ये जो नव उपनिवेशवाद है ना, इसमें प्रत्यक्ष रूप से शोषण नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से शोषण होता है। तो इन डेप्थ जानने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, नव उपनिवेशवाद क्या है, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। और नव उपनिवेशवाद के साधन क्या है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि नव उपनिवेशवाद क्या है। और अपने दोस्तों से इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर उनके सिलेबस में है या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यूरोप के देशों ने एक लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के देशों पर अपना साम्राज्यवादी जाल फेंकना, उनका राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया, ठीक है। लेकिन उन देशों में उभरने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों ने साम्राज्यवादी देशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया, ठीक है। यूरोप के जो देश थे ना, उन्होंने लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के देशों पर शोषण किया, उन पर राज किया। लेकिन उनमें जो है राष्ट्रवाद की भावना आ गई, वे स्वतंत्र होना चाहते थे। फिर स्वतंत्रता आंदोलन हुआ जिसके कारण जो साम्राज्यवादी देश थे उनका उद्देश्य पर पानी फिर गया। धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका के देश जो कि कमज़ोर हुआ करते थे, अभी भी मतलब विकसित राष्ट्रों की तुलना में है, लेकिन उस वक्त और दयनीय स्थिति थी। धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका के देश एक एक करके साम्राज्यवादी चंगुल से मुक्ति पाने लगे। अब साम्राज्यवादी शक्तियों को अपने दिन लदते नजर आ रहे थे, तो उन्होंने औपनिवेशिक शोषण के नए नए तरीके ढूंढना शुरू कर दिया। और जो शक्तिशाली देश है, उन्होंने इस प्रक्रिया में उन देशों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए आर्थिक साम्राज्यवाद का सहारा लिया, ठीक है। अब ये आर्थिक साम्राज्यवाद क्या है? आर्थिक साम्राज्यवाद मतलब कि किसी गरीब पिछड़े हुए देश को आर्थिक सहायता देकर उस पर अपना प्रभाव डालना, ठीक है। तो प्रभाव किस प्रकार से डाला जाएगा कि अपने हित के अनुसार, अपने फ़ायदे के लिए उस देश को बाध्य किया जाएगा, उस पर दबाव डाला जाएगा कि वैसी नीति बनाए जिससे कि उसे फ़ायदा हो, विकसित राष्ट्र को, ठीक है। जिसने उधार दिया है, वित्त पोषण किया है या फिर पैसे दिए हैं। तो आर्थिक साम्राज्यवाद ये है। स्वतंत्र होने के बाद नवोदित राष्ट्र स्वतंत्र होने के बाद नवोदित राष्ट्र इस स्थिति में नहीं रहे कि वे अपना स्वतंत्र आर्थिक विकास कर सके। उनके आर्थिक विकास में, नए स्वतंत्र हुए देशों के आर्थिक विकास में सहायता के नाम पर विकसित साम्राज्यवादी देशों ने डॉलर की कूटनीति का प्रयोग करके उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और धीरे धीरे वे नए साम्राज्यवाद के जाल में इस कदर फंस गए कि आज तक भी वे विकसित देशों के पराधीन हैं। इस व्यवस्था को नव उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गरीब देश थे, जो या फिर जिन पर यूरोपीय देशों की आधिपत्य था, उनका कब्जा था, उनसे छूटने के बाद, उनका तो बहुत शोषण हो चुका था, तो उनसे स्वतंत्र होने के बाद उनके पास इतना आर्थिक शक्ति नहीं था कि वे अकेले ही आर्थिक रूप से विकास कर सके, ठीक है। तो उनको आर्थिक सहायता के नाम पर विकसित देशों ने डॉलर की कूटनीति का प्रयोग किया, उन्हें पैसे दिए और उनको धन से सहायता की और उनकी अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। उसको कंट्रोल करने लगे और धीरे धीरे
वे नए साम्राज्यवाद के जाल में इस कदर फंस गए कि आज तक भी वे विकसित देशों के अंदर ही है, उसके कंट्रोल में ही है, पराधीन है। इस व्यवस्था को नव उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए जानते हैं नव उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। अभी तो मैंने ऐसी इंट्रोडक्शन बताया आपको। यह एक नई अवधारणा है। नव उपनिवेशवाद जो है एक नई अवधारणा है। इसका प्रयोग नए प्रकार के साम्राज्यवाद के लिए किया जाता है। ठीक है, नव उपनिवेशवाद का प्रयोग एक नए प्रकार के साम्राज्यवाद के लिए किया जाता है। इसे यानी नव उपनिवेशवाद को डॉलर साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद, नया साम्राज्यवाद आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आपको यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले कि नवोपनिवेशवाद को किस नाम से जाना जाता है, कुछ को चार ऑप्शन दिया हुआ है। यदि डॉलर साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद या नया साम्राज्यवाद दिया हो तो वही उसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नव उपनिवेशवाद को डॉलर साम्राज्यवाद के नाम से भी जाना जाता है, आर्थिक साम्राज्यवाद के नाम से भी जाना जाता है और नया साम्राज्यवाद यानी साम्राज्यवाद का नया रूप के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक जो चला, उसके बाद ज़्यादातर पराधीन राष्ट्र राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह साम्राज्यवाद का शिकार बने रहे। उनकी यह स्थिति आधुनिक साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद कहलाती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, नव उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो एक शक्तिशाली विकसित राष्ट्र या अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक या उपग्रह उपनिवेश को दर्शाती है। ठीक है, यानी आर्थिक रूप से ये लोग जुड़े हुए हैं। क्या होता है, विकसित राष्ट्र जो है वो धन देकर ऋण देकर जो कम शक्तिशाली देश है या विकासशील देश है उनका शोषण करती है। बहुराष्ट्रीय निगम इसके प्रमुख साधन है। एमएनसीज जो होते हैं ना, ये जो है नव उपनिवेशवाद का प्रमुख साधन है। एमएनसीज जो होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, इनका उद्देश्य आर्थिक रूप से पराधीन या उपग्रह उपनिवेश का अधिक से अधिक शोषण करके उस पर अपना वर्चस्व बनाए रखना। ठीक है, एमएनसीज को विकासशील देशों में, गरीब देशों में क्या मिलता है, ये एक तो उन्हें कच्चा माल मिल जाता है, प्राकृतिक संसाधन मिल जाते हैं। दूसरा कि वहाँ के लोग से वो कम कीमत पर, कम वेतन पर श्रम भी करवाते हैं। ठीक है, आर्थिक साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद से तात्पर्य ऐसे नियंत्रण से है जिसमें कोई देश प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्त लगता है। ठीक है, फ्री लगता है, स्वतंत्र लगता है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली यानी परोक्ष रूप से उनके निर्देशों का, उनके डायरेक्शंस का पालन करने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति सुकर्णो ने बांडुंग सम्मेलन में 1955 में कहा था कि राष्ट्र के अंदर छोटे से विदेशी समुदाय द्वारा आर्थिक नियंत्रण, बौद्धिक नियंत्रण तथा वास्तविक भौतिक नियंत्रण के रूप में यह एक नए लिबास में उपनिवेशवाद है। ठीक है, सुकर्णो ने क्या कहा था, सुकर्णो ने बेसिकली ये कहा कि नव उपनिवेशवाद जो है, उपनिवेश नया कपड़े में, नए लिबास में उपनिवेशवाद है। ठीक है, यानी ये उपनिवेशवाद का ही एक अलग सा रूप है। उसका स्पष्ट इशारा, सुकर्णो का स्पष्ट इशारा बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती भूमिका की तरफ था। आज विकसित देश अपना साम्राज्यवादी शिकंजा कसने के लिए इनका सहारा ले रहे हैं। इसके द्वारा निर्धन देश, गरीब देश के कच्चे माल पर नियंत्रण, पूंजी निर्यात और आसान विनिमय दरों के नाम पर दीमक की तरह घुसकर किया जा रहा है, ताकि वे देश के कच्चे माल की पूर्ति तथा तैयार माल की बिक्री का केंद्र बन जाए। ठीक है, कच्चा माल यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और उसको तैयार करके उसको बेचेंगे तो उनको तो फ़ायदा ही है ना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवादी नियंत्रण की ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग विकसित राष्ट्र नवोदित अल्प विकसित राष्ट्रों का आर्थिक शोषण करने के लिए करते हैं। ठीक है, नव उपनिवेशवाद का प्रयोग विकसित राष्ट्र
विकासशील राष्ट्रों का आर्थिक शोषण करने के लिए करते हैं। ये राष्ट्र राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता, शस्त्रों की सहायता, तकनीकी ज्ञान, उत्पादन के क्षेत्र में विकसित देशों के ऊपर ही आश्रित होते हैं। ठीक है। जो विकासशील देश होते हैं, जो गरीब राष्ट्र होते हैं, ये राजनीतिक रूप से तो फ्री है, स्वतंत्र है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता, शस्त्रों की सहायता, तकनीकी ज्ञान, उत्पादन के क्षेत्र में विकसित देशों के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं। इनकी विकसित देशों पर निर्भरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से, राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं रह जाते। क्लियर? मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से तो मतलब दिखने में लगता है कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन इनकी विकसित देशों पर निर्भरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि इनडायरेक्टली ये राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं रह जाते हैं। नव उपनिवेशवाद के प्रकार। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो कि नव उपनिवेशवाद क्या है, मैंने जो समझाया। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नव उपनिवेशवाद के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। ऑर्गेन्स्की ने उपनिवेशवाद के 3 रूपों, राजनीतिक उपनिवेशवाद, आर्थिक दृष्टि से पराधीन देश तथा पिछलग्गू देश का वर्णन किया है। आधुनिक युग में राजनीतिक दृष्टि से तो सभी देश स्वतंत्र हो चुके हैं, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। वह अंतिम 2 को ही नव उपनिवेशवाद के अंतर्गत शामिल करता है। ठीक है, अंतिम 2 मतलब कि आर्थिक दृष्टि से पराधीन और पिछलग्गू देश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आर्थिक रूप से पराश्रित देश। नव उपनिवेशवाद के 2 प्रकार हैं, आर्थिक रूप से पराश्रित देश और पिछलग्गू देश या उपग्रह उपनिवेश। ये देश, आर्थिक रूप से पराश्रित देश जो होते हैं, ये देश राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आर्थिक सहायता के लिए विकसित राष्ट्रों की ओर देखते हैं। इन देशों में आर्थिक पिछड़ापन पाया जाता है। लोगों की निर्धनता और अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं इसके सूचक हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे देशों पर, उनका उनका लक्षण, उनका सूचक क्या है? इसमें लोग जो है निर्धन होते हैं, वहाँ की जनता गरीब होती है अधिकांशतः, और इसकी राजनीतिक व्यवस्थाएं अस्थिर होती है, उनमें स्थिरता नहीं होती है। ठीक है, लोगों की व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय नाम मात्र की होती है। एशिया और अफ्रीका के नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र इस श्रेणी में शामिल हुए। लंबे समय तक आर्थिक विकास के लिए उन्हें विदेशी सहायता पर निर्भर होना पड़ा। उनमें से अधिकतर आज भी आर्थिक रूप से पराधीन राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। विकसित देशों ने इन देशों में अधिक से अधिक पूंजी लगाकर, इन्वेस्टमेंट करके इनमें अपनी उत्पादन स्थापित कर ली है और फायदे उसके उठा रहे हैं। कई देशों में तो यह निवेश 80% तक है। ये देश पराश्रित राष्ट्रों के राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यानी विकसित देश जो है वो विकासशील देशों के, कमज़ोर देशों के राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे देशों को आर्थिक पराश्रित उपनिवेश कहा जाता है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान, थाईलैंड, घाना आदि एशिया व अफ्रीका के देशों में डॉलर साम्राज्यवाद की नीति का प्रसार इस प्रकार के उपनिवेशवाद का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया? पाकिस्तान को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की। अब वो जो है अपनी इच्छा अनुसार, अपने अपने हित के अनुसार, अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान से नीति बनाने के लिए दबाव डालता है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं पिछलग्गू देश या उपग्रह उपनिवेश क्या है। उपग्रह उपनिवेश या पिछलग्गू देश यह एक ऐसा राष्ट्र होता है। पिछलग्गू देश क्या होता है? पिछलग्गू देश जो है औपचारिक रूप से तो स्वतंत्र होता है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से किसी विदेशी शक्ति के अधीन ही होता है। वे देश स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने में सक्षम नहीं होते। यानी अन्य देशों से किस तरह से रिलेशन रखना है, मित्रता रखनी है कि दुश्मनी रखनी है, इसके लिए वे स्वतंत्र नहीं होते।
क्योंकि विकसित देश जो है उन पर नियंत्रण रखता है, उनकी विदेश नीति पर भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों में सोवियत संघ के नियंत्रण वाली साम्यवादी सरकारें स्थापित हुई। वे सभी देश पिछलग्गू देश या उपग्रह उपनिवेश की श्रेणी में आते थे। आज अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार है, इसीलिए अफगानिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू देश है। ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर पिछलग्गू देशों को अनेक आकाओं द्वारा सैनिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद दोनों महाशक्तियों ने, यानी कि सोवियत संघ, यूएसएसआर और यूएसए अमेरिका, दोनों महाशक्तियों ने अपने पिछलग्गू देशों की हर प्रकार से, हर तरह से मदद की थी। आर्थिक रूप से पराश्रित देशों की तुलना में इन उपनिवेशों की स्थिति अधिक खराब होती है। ठीक है, यानी आर्थिक रूप से पराश्रित देशों की तुलना में ये पिछलग्गू देशों की स्थिति ज़्यादा खराब होती है। नव उपनिवेशवाद के कारक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक पहुंचते पहुंचते साम्राज्यवादी शक्तियां इतना अधिक कमजोर हो गई कि वे पराधीन राष्ट्रों पर अपना साम्राज्यवादी नियंत्रण बनाए रखने में अयोग्य सिद्ध होने लगे। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो है विकसित राष्ट्र जो थे, जो यूरोप के जो राष्ट्र थे, जो अन्य देशों पर नियंत्रण स्थापित किए हुए थे, उन पे साम्राज्य अपना स्थापित किए हुए थे, उनकी हालत जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, खस्ता हो गई, कमज़ोर हो गई, वे कमज़ोर हो गए और उनके अंडर में जो देश आते थे उन पर साम्राज्यवादी नियंत्रण बनाए रखने में अयोग्य सिद्ध होने लगे। ठीक है, अब उनके बस की बात नहीं थी कि किसी को अपने अंदर अपने नियंत्रण में रखे, साम्राज्यवाद को फैला कर रखे। साथ में पराधीन देशों में निरंतर उभर रही राजनीतिक चेतना, ठीक है, जो देश उपनिवेश थे, जो नियंत्रण में थे, ठीक है, औपनिवेशिक शक्तियों के, वे राजनीतिक चेतना, उनमें राजनीतिक चेतना आ गई थी, जिसके कारण उभरे स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, जिसके कारण राजनीतिक चेतना हुई, उसके बाद जो है स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया। इसने साम्राज्यवादी शक्ति को बहुत हानि पहुंचाई, उनको कमज़ोर किया। ठीक है, दो विश्व युद्धों ने साम्राज्यवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। वे अब इस स्थिति में नहीं रहे कि आंदोलनकारी ताकतों से लोहा ले सके। ठीक है, एक तो वर्ल्ड वॉर से ये लोग हारे, मतलब परेशान थे, बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, ऊपर से जिन पर ये आधिपत्य जमाए थे, साम्राज्य फैलाया हुआ था जिन देशों पर, वे भी स्वतंत्रता आंदोलन किए हुए थे, तो इससे ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। इसलिए इन्होंने अपना साम्राज्यवादी नियंत्रण ढीला कर दिया और उपनिवेशी शासन का अंत होने लगा। लेकिन इसके बाद एक नए प्रकार के साम्राज्यवाद का जन्म हुआ, जिसे नव उपनिवेशवाद या आर्थिक साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। यह विकसित साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपनी खंडित अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए किए गए प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो विश्व युद्ध से इनकी अर्थव्यवस्था जो है डगमगा गई थी विकसित राष्ट्रों की। तो विकसित राष्ट्रों ने नया दिमाग लगाया, आर्थिक साम्राज्यवाद का, नए तरीके से उपनिवेशवाद को लाया। ठीक है, तो ये हो गया नव उपनिवेशवाद। यह विकसित साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपनी टूटी फूटी खंडित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए तरह की कोशिशें की गई और साम्राज्यवादी ताकतें चाहती थी कि आर्थिक नियंत्रण द्वारा वे नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों के आर्थिक जीवन पर अपना नियंत्रण लाद कर उनसे पहले जैसा ही लाभ उठा सकती है। इसलिए नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, जिसके कारण इस प्रकार है। उपनिवेशों में राजनीतिक चेतना का उदय। ठीक है, जो देश अधीन थे, जो देश यूरोपीय देश के या उपनिवेशों के औपनिवेशिक सत्ता के नीचे थे, दबे हुए थे, तो उनमें जो है राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। धीरे धीरे औपनिवेशिक शोषण के शिकार देशों में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। इससे वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन का तेजी से विकास होने लगा। भारत जैसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने औपनिवेशिक ताकतों को यह एहसास करा दिया कि अब उनका नियंत्रण ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता।
संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के चार्टर में आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकृति मिल चुकी थी। इसलिए समय की नाजुकता के को देखकर उन्हें अपनी उपनिवेशों को स्वतंत्र करना पड़ा। लेकिन उन देशों की राजनीतिक अस्थिरता ने इन देशों को अपना आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने का मौका दे दिया। ठीक है, यानी भारत जैसे देश जो थे, जो स्वतंत्र नए नए स्वतंत्र हुए थे, नवोदित राष्ट्र थे, वे राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, लेकिन इन देशों की राजनीतिक अस्थिरता ने जो पुराने औपनिवेशिक देश थे उनको अपना आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने का फिर से मौका दे दिया। इससे पुराना उपनिवेशवाद नए रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, यानी उपनिवेशवाद जो है उसने नया रूप ले लिया, जिसको नवोपनिवेशवाद कहते हैं। यूरोपीय ताकतों का कमजोर होना। दो विश्व युद्धों ने यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों को भयंकर हानि पहुंचाई। अब उपनिवेशों में शासन चलाना उनके सामर्थ्य से बाहर हो गया था। लगातार उठ रहे मुक्ति आंदोलनों ने भी बड़े बड़े साम्राज्यों को नष्ट कर दिया। भारत में इंग्लैंड को जो हानि उठानी पड़ी, उससे भयभीत होकर डर कर अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना औपनिवेशिक शासन जारी रखने में असमर्थता जाहिर की। नवोदित प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो नए नए प्रभुता संपन्न राज्य थे उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। 1949 में चीन एक साम्यवादी शक्ति के रूप में उभरा। अब वहाँ पर साम्राज्यवादी ताकतों का टिकना मुश्किल हो गया। माओ ने सभी साम्राज्यवादी ताकतों को भयंकर परिणाम की चेतावनी भी दे दी, लेकिन सभी नवोदित राष्ट्र चीन और भारत जैसे शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है, माओ ने क्या किया था? माओ ने साम्राज्यवादी ताकतों को भयानक परिणाम की चेतावनी दे दी। ठीक है, कि अगर वो नियंत्रण करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ से मिलेगा जवाब अच्छे से। ठीक है, तगड़ा जवाब। लेकिन सभी नए जो राष्ट्र थे, नवोदित राष्ट्र थे, जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, उनकी शक्ति चीन और भारत जैसी नहीं थी। अधिकतर देशों में अपने आर्थिक विकास का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पुराने साहूकारों पर ही निर्भरता की इच्छा व्यक्त की। सभी साम्राज्यवादी ताकतें आर्थिक सहायता के नाम पर अपने अधीन रहे देशों में हस्तक्षेप के प्रयास करने लगी। इससे वहाँ नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। तो आपने जाना कि नव उपनिवेशवाद का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक मजबूरियां। सभी नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की अपनी आर्थिक विकास के लिए विदेशी आर्थिक मदद की आवश्यकता अनुभव हुई। ठीक है, नए नए जो स्वतंत्र हुए थे राष्ट्र, उनको आर्थिक विकास के लिए विदेशी आर्थिक मदद की ज़रूरत थी। लंबे समय औपनिवेशिक शासन के शिकार रह चुके अधिकतर देशों के आर्थिक साधनों का दोहन साम्राज्यवादी देश कर चुके थे। इन नए नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों के पास अपने आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त पूंजी थी, ना तो उनके पास पूंजी थी और ना ही तकनीकी ज्ञान। अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन देशों ने पुरानी उपनिवेशीय ताकतों से कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, उनको उनसे कर्ज लेना ही पड़ा। इससे इन देशों में पुरानी उपनिवेशीय ताकतें फिर से अपना जाल बिछाने में कामयाब हुई और नए उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। ठीक है, विकासशील देश या पिछड़े हुए देश जो थे, उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी। आर्थिक रूप से वे मजबूर थे, जिसका फ़ायदा विकसित देशों ने उठाया और नव उपनिवेशवाद को स्थापित किया। नव उपनिवेशवाद का इस प्रकार जन्म हुआ। साम्राज्यवादी ताकतों की मजबूरियां। दो विश्व युद्धों ने साम्राज्यवादी ताकतों को बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि पहुंचाई। उपनिवेशवादी शासन के अंत के साथ ही उनके कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल बेचने वाली मंडियां समाप्त हो गई। इससे साम्राज्यवादी देशों को यह आवश्यकता महसूस हुई कि नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों में मंडियों की खोज और कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, ये फिर से दिमाग लगा रहे थे कि किस तरह से फिर से शोषण किया जाए। ऐसे समय में नवोदित राष्ट्रों की आर्थिक मजबूरियों का लाभ उठाने का विचार उनके मन में आया, इसलिए उन्होंने आर्थिक सहायता के नाम पर इन देशों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया
और धीरे धीरे वहाँ नव उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के प्रयास किए, कोशिश किए, जिससे वहाँ पर नव उपनिवेशवाद की धारणा अस्तित्व में आई। इस व्यवस्था ने साम्राज्यवादी ताकतों की समस्त इच्छाओं को उनकी इच्छाओं को पूरा करने में भरपूर सहायता पहुंचाई। ठीक है, तो नव उपनिवेशवादी व्यवस्था के सहारे विकसित देशों ने अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने का कोशिश किया। ठीक है, तो हमने जाना कि नव उपनिवेशवाद जो है बेसिकली क्या होता है। इसमें विकसित देश जो है वो विकासशील या पिछड़े देशों को आर्थिक सहायता के नाम पर उनका शोषण करते हैं। ठीक है, विकसित राष्ट्रों की आर्थिक नीतियाँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध आरंभ हो गया, शुरू हो गया। दोनों महाशक्तियों यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नए राष्ट्रों को अपने गुटों में शामिल करने का निर्णय किया। विदेशी सहायता, शस्त्र पूर्ति, बहुराष्ट्रीय निगमों पर नियंत्रण आदि साधनों द्वारा इन महाशक्तियों ने नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों को आर्थिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे उपग्रही राज्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी। उनकी सभी आर्थिक नीतियां एक एक करके नव उपनिवेशवाद को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए ही थी। आज भी अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से अपने नव उपनिवेशवादी नियंत्रण को सुदृढ़ बना रहे हैं। नव उपनिवेशवाद के साधन क्या क्या है, यानी नव उपनिवेशवाद स्थापित करने में विकसित देश जो होते हैं, विकसित राष्ट्र जो होते हैं, शक्तिशाली संपन्न देश जो है, वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन साधनों से ये करते हैं। धनी और शक्तिशाली साम्राज्यवादी राष्ट्र अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों में अपने नियंत्रण के कंट्रोल के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अविकसित देशों पर, कमज़ोर देशों पर अपना नया साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित करना है। इसके लिए विकसित देशों द्वारा अपनाए गए साधन इस प्रकार है। बहुराष्ट्रीय निगम सभी धनी देशों द्वारा विश्व के सभी भागों में आर्थिक और औद्योगिक अध्यायों को नियंत्रित करने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों का जाल बिछाया गया। ठीक है, यानी विकसित देश जो है विकासशील देश या पिछड़े हुए देशों के आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुराष्ट्रीय निगमों का जाल बिछाया। अपनी आर्थिक शक्ति और कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण ये अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी देशों में अपनी मनमानी करने लगते हैं। इनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। विकासशील देशों में ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है, एमएनसीज, डायरेक्ट पूंजी, प्रत्यक्ष पूंजी निवेश करके, इन्वेस्ट करके पूंजीवादी देशों के लिए कच्चा माल तथा प्राथमिक उत्पादन की पूर्ति की गारंटी देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एमएनसीज जो है इसमें विकासशील देशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और पूंजीवादी देशों यानी विकसित देशों, अमीर देशों के लिए कच्चा माल तथा प्राथमिक उत्पादन की सप्लाई की गारंटी देते हैं। ये सर्वाधिक निवेश प्राथमिक उत्पादन तथा कच्चा माल के क्षेत्र में करते हैं। ये जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं के निवेश में सबसे ज़्यादा मुनाफा देखते हैं। विकासशील देशों में सस्ते श्रम, ठीक है, यानी कम दाम में मजदूर मिल जाए, कम वेतन भत्ते में कम वेतन देकर मजदूर मिल सकते हैं। ठीक है, विकासशील देशों में क्योंकि गरीबी है, बेरोजगारी है और कच्चे माल तथा सस्ते श्रम, कच्चे माल तथा शोषण की तीव्रता के कारण पूंजी निवेश से अधिक मुनाफा होता है। ठीक है, उन्हें ज़्यादा फायदा होता है विकासशील देश में सस्ते श्रम, कच्चे माल तथा शोषण की तीव्रता के कारण पूंजी निवेश से अधिक मुनाफा होता है। 1996 में भारत में 741 विदेशी कंपनियों ने निवेश कर रखा था। भारत जैसे विकासशील देश में भी इन कंपनियों को कई गुना लाभ प्राप्त होता है। अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए ये निगम अपने नियंत्रण वाले देशों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते हैं। ये कंपनियां यानी एमएनसीज विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी व्यापार, वाणिज्य तथा उत्पादन और वितरण पर अपना एकाधिकार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों पर इनका पूरा नियंत्रण है। आईबीएम, जीईसी तथा स्टैंडर्ड ऑयल जैसी ये अपने अधीन राष्ट्रों के
राजनीतिक हस्तक्षेप करने से भी नहीं चूकते। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय निगम नव उपनिवेशवाद की सबसे अधिक शक्तिशाली साधन है। ठीक है, एमएनसीज के द्वारा नव उपनिवेशवाद को साधा जाता है और इन्हें सभी विकसित राष्ट्रों का पूरा समर्थन प्राप्त होता है। विदेशी सहायता तथा साम्राज्यवादी कर्ज। नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए पूर्ण रूप से विदेशी सहायता और साम्राज्यवादी कर्ज पर ही निर्भर है। अपने कर्ज की आड़ में तथा विदेशी सहायता के नाम पर विकसित राष्ट्र इन देशों को मनमानी शर्तें मानने के लिए बाध्य कर देते हैं। इन्हें कर्ज लेते समय अनेक कठोर शर्तें भी माननी पड़ती है। इन देशों का कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। निर्यात से प्राप्त आय का अधिकतर हिस्सा साम्राज्यवादी कर्ज का ब्याज चुकाने में लग जाता है और भुगतान संतुलन का घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें इस कर्ज की राशि का प्रयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ही सामान खरीदने के लिए करना पड़ता है। उन्हें व्यापार अवरोधों को समाप्त करने की शर्तें भी माननी पड़ती है। सभी शर्तें पूंजी निवेश करने वाले देशों के हितों की पोषक होती है, उनके ही हित को पूरा करती है। विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले देश को हमेशा निवेशक या सहायता प्रदान करने वाले देश के हितों में वृद्धि करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने पड़ते हैं। धीरे धीरे साम्राज्यवादी कर्ज और विदेशी सहायता पर से भी बदतर हो गई है बद से भी बदतर हो गई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विदेशी सहायता तथा साम्राज्यवादी कर्ज की होड़ में विकसित देश नव उपनिवेशवाद का ही पोषण कर रहे हैं। हथियारों की पूर्ति। आज के आणविक युग में प्रत्येक राष्ट्र अपने को सैनिक और सामरिक दृष्टि से सुरक्षित देखना चाहता है। इसके लिए उन्हें विकसित देशों के शस्त्र खरीदने पड़ते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ये देश कई बार कर्जा भी लेते हैं। आज विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय का अधिकतर हिस्सा हथियार खरीदने पर ही खर्च हो रहा है। महाशक्तियों द्वारा किया जाने वाला शक्ति प्रदर्शन शस्त्र प्रतिस्पर्धा को शस्त्र की होड़ को बढ़ावा देते हैं। 1979 में महाशक्तियों का आपसी टकराव विदेशों में पहुंचकर पर्याप्त लाभ दिलाए। इन महाशक्तियों द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किए गए शक्ति प्रदर्शन इनके शस्त्र उद्योग में आई मंदी को कम करने में सहायक सिद्ध हुए। आज तीसरी दुनिया के अधिकतर देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ से ही हथियार खरीदते हैं। अपनी औपनिवेशिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए साम्राज्यवादी देशों ने तीसरी दुनिया के देशों में अपने सैनिक अड्डे खोल रखे हैं। हथियारों की पूर्ति के रूप में ये देश नव उपनिवेशवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं। आज विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संचालन कर रही है। ये संस्थाएं लोन देते समय कठोर शर्तें लगाकर नव उपनिवेशवाद का ही पोषण करती है। देशों को दिया जाने वाला ऋण हमेशा राजनीतिक प्रतिबंधों पर आधारित होता है। वह हमेशा विकसित राष्ट्रों के हितों का ही पोषक होता है। इसीलिए तीसरी विश्व के देश नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर मांग करते रहे हैं। उनका आरोप है कि विश्व की आर्थिक संस्थाएं साम्राज्यवादी हितों को पोषित करने वाली है। ये निरंतर पिछड़े हुए या विकासशील देशों के आर्थिक और राजनीतिक हितों पर कुठारघात करती, उन्हें नुकसान पहुंचाती है। इस तरह ये उपनिवेशवाद के नए रूप को बढ़ावा दे रही है। आश्रित या उपग्रही राज्य। साम्राज्यवादी शक्तियां आर्थिक सहायता देकर पिछड़े राष्ट्रों को, आश्रित राष्ट्रों को, गरीब राष्ट्रों को निरंतर कमजोर करती रहती है। वहाँ के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में साम्राज्यवादी या निवेशकर्ता देश का पूरा हस्तक्षेप बढ़ जाता है। विदेशी ताकत आश्रित देश के व्यापार पर अपना पूरा नियंत्रण रखती है तो उनका नियंत्रण धीरे धीरे स्थायी रूप प्राप्त कर लेता है और यह निर्भरता लगातार बढ़ती ही रहती है और वह अंत में आखिरी में उपग्रही राज्य का रूप ले लेता है। अब साम्राज्यवादी ताकत आर्थिक क्षेत्र की बजाय
राजनीतिक क्षेत्र की तरफ अपना ध्यान लगा लेती है। इससे उपग्रही राष्ट्र को अपने आका की हर बात मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। 1990 से पहले सोवियत संघ ने इस प्रकार की नीति का खुलकर प्रयोग किया था। इसके पीछे नव उपनिवेशवाद के प्रसार की ही भावना विद्यमान रहती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज भी नव उपनिवेशवाद के रूप में विकसित राष्ट्र कम कमज़ोर राष्ट्र या अल्प विकसित राष्ट्रों तथा विकासशील देशों पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है, अपना नियंत्रण बनाए हुए है। दक्षिण के गरीब देश निरंतर लगातार नव उपनिवेशवाद के शोषण का शिकार हो रहे हैं। उत्तर के विकसित देश बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से इन देशों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील और पिछड़े देशों में दीमक की तरह घुस रही है। अधिकतर देशों में ये राजनीतिक व्यवहार को भी प्रभावित करने में समर्थ है। अपने हितों की पूर्ति के लिए विकसित राष्ट्र सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का भी सहारा ले रहे हैं। शीत युद्ध का अंत हुआ जब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में अपने आर्थिक या डॉलर साम्राज्यवाद का तेजी से विकास कर रहा है। वह आर्थिक जीवन के साथ साथ विकासशील और पिछड़े तीसरे विश्व के देशों के राजनीतिक क्रियाकलापों में भी हस्तक्षेप करने लगा है। यदि उसके उभरते नव उपनिवेशवाद को न रोका गया तो समस्त पूरी विश्व के लिए नया खतरा पैदा हो जाएगा। आज थर्ड वर्ल्ड जो है, तृतीय विश्व जो पिछड़े हुए हैं, उन देशों को एकजुट होकर नव उपनिवेशवाद की जड़ें उखाड़ने की ज़रूरत है ताकि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो सके। वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।